ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर डेरिवेशन किया था, है ना? एफिशिएंसी हम्म। इज इक्वल्स टू 1 - TC/TH इज इक्वल्स टू 1 - QC/QH। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। और ऊपर कार्नोट साइकिल हम लोगों ने देखा था, हीट इंजन वगैरह देख लिया था, और फिर उसके लिए फॉर्मूले पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लिया था। तो दिस इज बेसिकली सेकंड लॉ, यही सेकंड लॉ की तरह होता है। इसी को हम लोग और थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से डेवलप करें तो इंट्रॉपी वगैरह भी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रॉपी वगैरह तुम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, तो अगर हम लोगों ने ये चीज देख लिया तो आगे अब हम लोग को क्या करना है? तो हम लोगों ने अभी सिंपल सा क्या देखा? ये देखा कि अगर हमारे पास एक हीट इंजन है, हीट इंजन, सॉरी हीट पंप, तो यहाँ पे अगर हमारे पास हीट इंजन और कार्नोट साइकिल ये है, तो इस सिस्टम में तुम क्या कर रहे थे बेसिकली? क्यू एच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे थे, और उसमें से कुछ पार्ट ऑफ तुम्हें वर्क मिल जा रहा था, और बाकी जो पार्ट है वो क्या हो जा रहा था? तुम्हारा डंप हो जा रहा था। बेसिकली वो क्यू सी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट जा रहा था, बराबर। और इसको हम लोग किसमें डंप कर रहे थे? कोल्ड रिजर्वर में। और ये था हमारा हॉट रिजर्वर, ये हॉट रिजर्वर था। तो इसको इस तरीके से हम लोग डंप कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर चीजें बोला था कि डेट क्यू एच इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस ऑफ डब्ल्यू, ये चीज बोला था। और फिर हम लोगों ने इफिशियंसी वगैरह निकाला था। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक वाला हम लोगों ने करना सीख लिया था, और इस तरीके से हम लोगों ने चीजें किया था, है ना? एफिशिएंसी क्या आया था? 1 - QC/QH। तो देखो हमें क्या चाहिए था, मैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। उसमें से मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट, जो कि हम लोग इंटरेस्टेड, या फिर हम लोग को जो चाहिए। तो मुझे इसी दोनों पार्ट से मतलब है, तो मैं इसी दोनों पार्ट को क्या कर सकता हूँ? एफिशिएंसी से रिलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्नोट साइकिल देख लिया था, और इस पे फिर हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन करे। अब थोड़ा सा तुम लोगों को क्वेश्चन याद दिलाने के लिए बोला था, क्वेश्चन याद नहीं दिलाया मुझे। देखो, अब नेक्स्ट आके क्वेश्चंस करते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम्हें कार्नोट साइकिल ही दे दिया जाए और बोला कि उसी का ही तुम एफिशिएंसी बताओ, किसी और भी चीजों का भी एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला जा सकता है। लेट्स से कि हमारे पास एक साइकिल दिया, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दिया है, और वो कुछ इस तरीके से है। एक मिनट। और ये ऐसा है, इसमें ड्रॉ कर पाना ही थोड़ा टफ होता है। ट्रायंगल तो इधर तो है नहीं। मान लो ऐसे ही है, चलो ठीक है। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके ओरिजिन से पास कर रहा है, और इस जगह पे प्रेशर एंड वॉल्यूम दे रखा है। इस जगह पे वॉल्यूम वी नॉट दे रखा है, इस जगह पे प्रेशर दे रखा है पी नॉट, और इस जगह पे वॉल्यूम दे रखा है 2V0, और इस तरीके का साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो पूछा गया फाइंड द इफिशियंसी, डायरेक्ट इफिशियंसी पूछूंगा,
बाकी सारे चीज तुम इसी में निकाल पाओगे। ठीक है, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। निकालो, कैलकुलेट करो सभी पे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमें, अगर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या चीज निकालना है, हमें दो चीज निकालना है। एक तो हमें ये निकालना है कि हीट सप्लाइड कितना है, और दूसरा क्या चीज निकालना है, वर्क कितना किया गया। ये दो चीज निकालना है। अगर ये दो चीज निकल गया मेरा काम बन जाएगा। तो मैं एक बड़ा सा पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ। गैस जो भी होगा, अगर लेना होगा तो मोनोएटॉमिक ले लेंगे। और यहाँ पे प्रोसेस लिख लेता हूँ मैं, इधर लिखूंगा वर्क डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू। पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी, फिर सी से ए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चीज हमें क्या चाहिए, हीट सप्लाइड, क्यू एच चाहिए। हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव, हमें क्यू एच चाहिए, वो पॉजिटिव वाला चीज चाहिए, नेगेटिव वाला मुझे कभी भी नहीं लेना है। तो ए से बी वाले प्रोसेस के लिए देखते हैं। ए से बी कोई सा प्रोसेस है क्या? कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसके लिए हमें इंडिविजुअली हर एक चीज निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा। अगर मैं टोटल वर्क करूं, ए से बी नहीं है, अभी सिर्फ टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया विल बी द टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस, बेस कितना है, वी नॉट। और हाइट कितना होगा, देखो मैंने ये वैल्यू तुम लोग को दिया ही नहीं, जानबूझ करके नहीं दिया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं बोल वी- सकता हूँ इसका एंगल थीटा, टेन थीटा हाँ। क्या होगा, सेम होगा। तो इसको मैं पी डैश अगर बोलूँ यहाँ पे, तो ये पी डैश डिवाइडेड बाय टू वी नॉट होगा। तो ये वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, पी डैश कितना आ जाएगा, टू पी नॉट के बराबर। सिंपल। तो ये टू पी नॉट है, किसी लोगों ने एज्यूम कर लिया होगा और कुछ लोगों ने डिराइव करा होगा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला। तो ये डेल्टा वी कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट विच इज पी नॉट। तो इधर पी नॉट पुट कर लिया, तो टोटल वर्क जो हमारा निकला दैट इज पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय टू। ये हम लोग का पूरा वर्क निकला, टोटल वर्क। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था। एक काम तो हो गया हमारा, अब दूसरा काम ये वाला करना है। तो ये क्यू एच हमें तभी निकलेगा जब मैं हर एक प्रोसेस को देखूंगा। तो सबसे पहले बताओ, ए से बी जा रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव? बोलो। पॉजिटिव। डेल्टा वी। पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ए से बी में? क्या होगा, ए से बी में जीरो होगा डेल्टा सर। यू टेम्परेचर जीरो कांस्टेंट। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? अरे, अगर मैं इस जगह से इस जगह तक जाऊंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? नहीं 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 सर। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाओ। ऐसा अब कांस्टेंट दूसरा नहीं। चीज मैं बता रहा हूँ, अगर इस जगह का टेम्परेचर टी नॉट एज्यूम करूंगा ना, तो इस जगह का टेम्परेचर मुझे 4 T0 मिलेगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक हाँ बता रहा हूँ। मुझे पीवी का मल्टीप्लीकेशन देखना है, तो यहाँ पे पीवी का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 1। और अगर मैं इस जगह पे पीवी का मल्टीप्लीकेशन देखूंगा तो कितना आएगा, 4 P0 V0। तो डायरेक्टली इसको अगर तुम T0 एज्यूम करोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ T0 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है मेरा। और पॉइंट सी पे टेम्परेचर कितना होगा, इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, टू वी सर। नॉट इंटू पी नॉट। टी नॉट बाय तो 4 होगा सर टू टी ऊपर। नॉट हो जाएगा। तो इस जगह पे हो जाएगा 2 T0, नहीं, वापस से तुम सोचो। तो ये हो जाएगा 2 T0। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर हम लोग डायरेक्ट डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे T0 है क्या चीज, T0 इज इक्वल्स टू एन, सॉरी, P0 V0 अपॉन NR। ये है T0। चलो डेल्टा यू के बारे में बात करते हैं। तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? डेल्टा यू हमारा कैसा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। और डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा।
तो दिस इज बेसिकली क्यू एच, ये है क्यू एच। अब और बी से सी देख लेते हैं एक बार, और सी से ए देख लेते हैं। बी से सी में बताओ, बी से सी जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव? सी। जीरो। डेल्टा यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, बी से सी जाएंगे तो पॉजिटिव हो रहा है। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टेम्परेचर बढ़ रहा है नेगेटिव या हो रहा घट रहा है है? सर। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है। तो डेल्टा क्यू कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। अब सी से ए जाते हैं। सी से ए बताओ, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 और डेल्टा यू? नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि ये दोनों मेरे किसी काम का नहीं है वैल्यू। मुझे यहाँ पे ये दोनों किसी काम का वैल्यू नहीं है। अगर इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाता ना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता और मैं वो बोलता फाइनल क्यू एच इतना है, दिस इज द क्यू एच। जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, क्या चीज, इफिशियंसी निकालते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू एच। तो ये क्यू एच क्या आप पुट करते हैं, उस प्रोसेस में जितने भी पॉजिटिव वाला हीट है उन सभी का एडिशन। रिजल्टेंट मत पुट कर लेना कि क्यू एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो मैंने रिजल्टेंट पुट कर लिया, ये पॉजिटिव वाला ले लिया फिर माइनस नेगेटिव वाला ले लिया। नहीं, ऐसा मत करना कभी भी। और जब हम लोग यहाँ पे क्यू पुट करते हैं, तो यहाँ के जितने भी पॉजिटिव वाले क्यू हैं उन सभी को ऐड करके यहाँ पे रिजल्टेंट लिखना है। क्यों ऐसा करा जाता है, क्योंकि तुम्हें सिस्टम में हीट कितना सप्लाई किया है वो चेक करना है। हीट सप्लाई कितना किया है वो चेक करना है। और ये जो क्यू होता है ये नेगेटिव होता है, मतलब सिस्टम से बाहर निकल गया, और ये क्या है, तुमने सिस्टम में डाला। तो इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वाला लेना होता है, और ये वर्क तुम्हें मिला। समझ में आया क्या बात? तो देखो, अब हमें हर एक चीज मिल चुका सर है। हमें ए बी के लिए सिर्फ हीट निकालना है। तो ए से बी अगर जाएंगे तो हीट कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस ऑफ वर्क 3/2 NR डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 4 T नॉट एंड T नॉट। और वर्क कितना, अरे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, ए से बी तक गए तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, T नॉट से 4 T नॉट फोर गया ना। विन 40 नॉट। इसीलिए मैंने डेल्टा टी ये लिया। दूसरा चीज, वर्क कितना निकाल रखा है हम लोगों ने, वर्क सिर्फ मुझे ए से बी के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ ए से बी के प्रोसेस के लिए ले रहा हूँ। बताओ कितना वर्क होगा, जल्दी से बताओ। एक वर्क तो मैंने निकाल ही लिया है, ये ट्रायंगल का एरिया है। क्या मुझे नीचे हम्म। स्क्वायर का एरिया ऐड कर लेना चाहिए इसमें? ऐड करके बताओ जल्दी। कितना हुआ, कुछ थ्री भी नहीं बाई करना टू पी चाहते हो नॉट वी तुम नॉट। लोग, हाँ। वर्क कितना हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल का हाफ थ्री बेस बाई टू इंटू पी नॉट वी नॉट। हाँ, 3/2 P0 V0। तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 3/2 P0 V0। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 NR 3 T नॉट प्लस 3/2 P0 V0। तो ये कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी सब। NR T0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P0 V0। ठीक है, कितना आया ये, 6 P0 V0। बोल ही नहीं रहे। अब इफिशियंसी कितना हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। वर्क कितना किया था, हाफ P0 V0। पूरे वर्क, पूरा वर्क साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, वो ए से बी सिर्फ नहीं। और हीट कितना दिया तुमने, 6 P0 V0। कितना आ जाएगा, 1/12। दिस विल बी द आंसर। समझ में
एक बार वापस से प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फटाफट करके इस बार बताना और गलत मत करना। काफी सिंपल क्वेश्चन। मान लो कि एक प्रोसेस हो रहा है कुछ ऐसा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इसको मैंने बोल दिया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, और ये है वी नॉट, ये है टू वी नॉट, ये है पी नॉट, और ये है टू पी नॉट। एन इज इक्वल्स टू 1 है, साइक्लिक प्रोसेस और मोनोटोमिक दे रखा है। पूछा गया फाइंड efficiency of this cyclic process, निकालो। चलो तो अब सॉल्व करते हैं। तो सर इसमें 2 सबसे बाई पहले 13 आ रहा है। 2/13। ठीक है, इसको चेक करते हैं 2/13 या 2/11। हाँ तो सर। सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा अपने लिए, ताकि मैं इस बात को चेक कर पाऊँ कि मुझे कैलकुलेट क्या क्या करना है ना। तो ये पहले ए बी, फिर बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, ये सारी चीज मुझे देखने हैं। और इन सभी के लिए मुझे ये लिखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि मैं हर एक चीज को कैलकुलेट कर पाऊँ। तो पहले मैं ले लेता हूँ वर्क, फिर डेल्टा यू, एंड फिर डेल्टा क्यू, बराबर। तो सबसे पहले मैं गया ए से बी, तो ए से बी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव या जीरो? जीरो ना। 0 अच्छा सर। सॉरी, ए ए ए भी नहीं, एक मिनट मुझे भी तो लिख लेने दो। ए बी सी डी, तुम्हें खुद पता नहीं ए से बी जा किधर है। तो ए से बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जीरो, है ना। और डेल्टा यू पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। तो टेम्परेचर को डिफाइन कर लेते हैं पहले। ए और पॉइंट पे कितना आएगा, ए पॉइंट पे आएगा पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट, बराबर। तो मैं टी नॉट को ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ, पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय एन इंटू आर। मैं इस बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, अगली बार से हम लोग हमेशा शॉर्ट ट्रिक में यूज करेंगे। तो इस जगह को अगर मैं टी नॉट बोल दिया, तो बी पॉइंट को कितना बोलूंगा, बी नॉट, बी पॉइंट पे लगाया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वहां का प्रेशर है 2 पी नॉट, 2 वॉल्यूम टी। कितना है वी नॉट इज इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर एट पॉइंट बी। तो टेम्परेचर एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, 2 पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय एन इंटू आर। अब बताओ पी नॉट वी नॉट अपन एन आर को हमने ऊपर टी नॉट माना है, तो दिस विल बी 2 टी नॉट। तो इसीलिए टेम्परेचर एट पॉइंट बी 2 टी नॉट आ गया। अब सी पॉइंट का देखते हैं। तो सी पॉइंट के लिए फिर से वैसा कैलकुलेशन करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर आ जाएगा 4 टी नॉट। सेम डी के लिए करेंगे, तो डी के लिए कितना आ जाएगा टेम्परेचर, 2 टी नॉट, बराबर। और सबका निकल गया मेरा। तो यहाँ पे टी नॉट है, इस जगह पे 2 टी नॉट, ये 4 टी नॉट, 4 टी नॉट। हाँ और सर। और ये टी नॉट। 2 टी नॉट। हाँ सॉरी, 2 टी नॉट। हाँ सर। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये सारी चीज हम लोगों ने अब लिख दिया। तो मैं अब यहाँ से डेल्टा यू को इजीली देख करके बता सकता हूँ कि पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। तो ए से भी जब जा रहे हैं तो डेल्टा यू क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। यहाँ पे भी डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बी से सी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव। डेल्टा यू कितना, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और डेल्टा क्यू कितना, पॉजिटिव। तो मुझे अब सी से डी बताओ, सी से डी क्या होगा, जीरो। 0। और डेल्टा यू नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये चीज हो जाएगा नेगेटिव।
और नेगेटिव। डी से ए नेगेटिव, डेल्टा वर्क यू डेल्टा यू नेगेटिव, सब नेगेटिव, नेगेटिव। सब नेगेटिव। तो बेसिकली मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मुझे एक क्लियर आइडिया मिल गया ना, मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको कैलकुलेट करो और इसको कैलकुलेट करो, और वर्क जो टोटल है वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। टोटल वर्क कितना होता है, एरिया। हाफ वी नॉट वी नॉट। हाँ, कितना आ जाएगा, हाफ पी नॉट वी नॉट क्यों हो जाएगा? साइड स्क्वायर। वी नॉट एरिया का इंटू। फॉर्मूला भूल गया क्या? वो तो ट्रायंगल का होता है, ये रेक्टेंगल है ना, तो पी नॉट इंटू वी नॉट हो जाएगा। वी नॉट। अब हमें निकालना है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू सबसे पहले ए से बी तक जाएंगे। तो ए से बी के लिए डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, वर्क के बराबर और प्लस डेल्टा यू के बराबर। तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया, वर्क तो जीरो है, डेल्टा क्यू कितना होगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एफ हम्म। बाई टू एन आर टी कितना, टू टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू एन आर टी नॉट विच इज थ्री बाई टू पी नॉट वी नॉट। ये आ गया। यस सर। अब बी से सी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, कांस्टेंट प्रेशर वाला है, डायरेक्ट याद करो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई टू प्लस वन इंटू एन आर डेल्टा टी, या फिर यस सर। पी इंटू पी डेल्टा वी, नॉट। हम्म। पी नॉट इंटू डेल्टा वी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो अगर फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन विच इज, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई बाई टू। नहीं नहीं, मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, क्यों, एफ बाई टू प्लस वन आर, ये क्या होता है, सीपी होता है। तो हाँ। इसको एन सी पी डेल्टा टी भी हम लोग कभी कभी लिखते हैं। अब जो भी तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है उस इंस्टेंट पे तुम उस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू पी नॉट इंटू वी नॉट। सही है क्या? देख लो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा, क्यू एच विल बी इक्वल टू थ्री बाई टू पी नॉट वी नॉट प्लस ऑफ फाइव बाई टू पी नॉट वी नॉट। कितना आ गया ये, फोर पी नॉट वी फोर नॉट। पी नॉट वी नॉट। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला कितना, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, कितना वर्क हुआ है, पी नॉट वी नॉट, वन। और हीट कितना दिया, फोर पी नॉट वी फोर नॉट। पी नॉट वी नॉट। वन बाय। वन बाय फोर आया आंसर। तुम लोग का गलत क्यों आया? तो सही आया मेरे। हाँ, तुम्हारा आया सही। क्या गलती करा था जिसका वन बाई ट्वेल्व आया, टू यही बाई आया। थ्री बाई ट्वेल्व? हाँ, किसी ने तो बताया था ना, टू बाई इलेवन, टू बाई थर्टीन। हाँ सर। क्या गलत क्या हुआ था वो तो बताओ, पता तो चले कि ये कॉमन मिस्टेक होता है। सर रुको बता दो। पर जो है, देखो इस जगह पे एक मिस्टेक हुआ है। प्रेशर इस जगह पे कितना था, टू पी नॉट था, है ना? हाँ सर। बी से सी जब जा रहे थे ना, तो प्रेशर कितना था, टू पी नॉट था, और इनटू डेल्टा वी, तो उसको सिर्फ पी नॉट ले लिया मैंने, ग्राफ देखा नहीं मैंने। तो ये टू पी नॉट होगा इनटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी तो वी नॉट सही है, और ये हो जाएगा टू टाइम्स। तो देखो कितना आ जाएगा ये, टेन डिवाइडेड बाई टू 10/2 5 p विच इज v फाइव not v पी not नॉट वी नॉट। तो ये फाइव हो जाएगा, और ये है फाइव पी नॉट वी नॉट, थर्टीन। थर्टीन बाय टू पी नॉट वी नॉट, तो ये हो जाएगा थर्टीन बाई टू। अब आया ना सही आंसर? तो टू बाई थर्टीन आया था उसका, है ना, ईटा इज इक्वल सर टू मेरा टू बाई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। टू बाई थर्टीन। कैलकुलेशन वही टू पी नॉट वाला। हाँ सर, मतलब ऊपर भी मेरा सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। अच्छा, एक का तो आंसर आया था टू बाई थर्टीन, किसका था? हाँ सर मेरा। मेरा भी आया था अच्छा। सर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली सिंपल सा, इस पे कार्नोट साइकिल पे बोलो, एफिशिएंसी पे बोलो, इन सभी का क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना
कि तुम्हें पूछ लिया जाएगा कि किसी भी साइकिल का इफिशियंसी इतना है और उसमें इतना हीट सप्लाई किया गया, तो बताओ उसका वर्क कितना होगा। तो बेसिक सिंपल सा चीज है कि तुम्हें एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा करके वर्क निकाल लेना है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, वो मैं नहीं करा रहा, फॉर्मूला लगा करके तुम आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें कराने जा रहा हूँ। सर 1 मिनट ठीक है, ऊपर की जाए सर। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट, ये कार्नोट साइकिल हो गया, नेक्स्ट हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो सिंपल वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ पहले तो। मान लो कि मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, तो बेसिकली कंपार्टमेंट होता है। ये ऐसा कंपार्टमेंट जिसको मुझे उस चैम्बर को कूल करके रखना है ना, इतना सा चैम्बर होगा, और इस चैम्बर को बेसिकली क्या कर रखना है, मुझे कूल करके रखना है। तो कूल रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि किसी तरीके से हीट को एब्जॉर्व करो और उसको बाहर जा करके डंप करो, और तो कोई मेथड होता नहीं है ना इस कंपार्टमेंट को कूल करना। तो कूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पाइप को अंदर डालना पड़ेगा। ये इस तरह का पाइप होता है जो इसके अंदर जाता है, और ये पाइप हर एक जगह पे जाता है। बेसिकली जितने भी जगह हो सकते हैं उस जगह से जा करके गुजरता है। तो ये पाइप में क्या होता है, फ्लूइड फ्लो करते रहता है, जो कि बाद में गैस बन जाता है। क्योंकि हीट इसने एब्जॉर्व करा है, तो किसी भी मटेरियल का तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड था तो गैस में कन्वर्ट हो गया। और गैस को तुम बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। हाँ ये सर। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आता है ना, कैसे कन्वर्जन होता है। सर तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अपन एक कंप्रेशर डालते हैं। इस जगह पे होता है कंप्रेशर। अपने रेफ्रिजरेटर में देखोगे कि एक कंप्रेसर होता है और वो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है। ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो कंप्रेशर का काम, ये इसको बोलते हैं पंप बेसिकली। ये कंप्रेशर क्या करते रहता है, इसको कंप्रेस करते रहता है। और तुमने अगर कंप्रेस किया है तो इसका प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया तो ये हीटअप हो जाएगा। ये लिक्विफाई तो हो जाएगा लेकिन इसका हीट, इसमें हीट भी आ जाएगा। तो इसके हीट को पहले निकाला जाता है। तो ये जो तुम्हारा लिक्विड बना, ये हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड है। हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड, तो ये हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड को, इसको फ्लो कराया जाता है। और फिर यहाँ पे इसको लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कराया जाता है, और फिर इसको इसमें फ्लो करा दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग समझते हैं, जैसे इसको फ्लो कराया ना, तो यह भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये जैसे कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा, तो तुमने कोई भी चीज सपोज सामान रखा है तो उसके अंदर हीट होगा, तो वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। बेसिकली हीट का फ्लो कहाँ से होता है, हाई एयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो करता है। अगर हीट इस तरीके से फ्लो करेगा तो ये तुमने जो भी फूड रखा है या फिर फ्रूट्स रखे हैं, वो हीट इसमें एब्जॉर्व होगा। तो ये हीट को एब्जॉर्व करते जाएगा, और ये जैसे जैसे हीट एब्जॉर्व करते जाएगा, तो ये जो लिक्विड था फाइनली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसको इसको कूल डाउन करना है। तो हीट को तो डंप करना पड़ेगा ना। तो एक सिंक होता है, ये इस जगह पे सिंक होता है। पीछे देखना, एक बड़ा सा कॉइल होता हाँ है ना, पीछे एक बड़ा सा हाँ सर। कॉइल होता है। तो हाँ कॉइल सर। क्या करता है, बेसिकली उस हीट को बाहर डंप करता है। तो अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो चुका है, तो ये हीट को क्या करेगा, डंप करेगा। तो रेफ्रिजरेटर के पीछे हाथ रखोगे ना, तो वो गरम गरम सा फील होगा तुम्हें, क्योंकि हाँ वो हीट को डंप कर रहा होता है
तो इधर से हीट डंप कर दिया इसने, और वापस से ये फिर इधर से फ्लो कर जाता है, और फ्लो करके फिर सारा प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे करके होता है। तो ये सारा का सारा काम रेफ्रिजरेटर का होता है। तो रेफ्रिजरेटर में हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, या फिर हमें किस किस चीजों से इंटरेस्ट है। पहला चीज, एक इंटरेस्ट मेरा इसमें है कि इसमें जो मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो बनता है पावर। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो कम से कम हो, हम लोग तो यही चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम से कम हो। दूसरा चीज, कूलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा हो। अगर हम लोग मार्केट जाते हैं रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, तो क्या बोलते हैं, 5 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए हमको, 1 स्टार वाला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए 1 स्टार वाला? कूलिंग कम रहती कूलिंग कम रहता है। है ना, बिल क्योंकि उसमें बिजली ज्यादा खाएगा। कूल तो करेगा लेकिन बिजली ज्यादा खाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। रेफ्रिजरेटर में वो जो ऊपर कार्नोट साइकिल का इंजन बनाया था, इफिशियंसी किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा साइकिल है बेसिकली, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है कार्नोट साइकिल का। रिवर्स प्रोसेस कैसे, कि हमें एक सिस्टम है, उस सिस्टम से एनर्जी निकालना है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या है, इस कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर जिसका टेम्परेचर कितना है, टीसी है। तो इस कोल्ड रिजर्वर बेसिकली कंपार्टमेंट है, कौन सा किसका कंपार्टमेंट है, एसी वाला कंपार्टमेंट। और इधर से तुमने हीट को खींचा, तो क्यूसी हीट निकाला, और इस हीट को निकालने के लिए तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ा, बराबर। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पंप, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर पावर तुमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स से तुमने कुछ वर्क करा। तो बेसिकली चीज ऐसा होता है कि कोई भी चीज को अगर तुम रूम टेम्परेचर पे रखो तो खुद ही खुद ठंडा नहीं हो सकता। ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज करवाने के लिए तुम्हें अलग से वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली तब उससे हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टम में आएगा, और वो सिस्टम क्या करेगा, फिर बाहर जा करके डंप करेगा। और ये डंप कहाँ पे कर रहा है, हॉट रिजर्वर में। ये है सराउंडिंग, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ये जो है वो QH है। तो मैं इस जगह से, ये है सिस्टम, और रेफ्रिजरेटर बोल सकते हो। तो ये रेफ्रिजरेटर का बेसिकली वर्किंग हो गया कि तुमने कुछ वर्क किया सिस्टम पे, उसके लिए QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गया कोल्ड रिजर्वर से, और वो डंप कर दिया तुमने बाहर QH। तो तुम्हारे दो चीज काम के लिए, हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं, अब मैं उस चीज को कंटिन्यू करता हूँ, हम लोग कभी मार्केट जाते हैं तो इन दो चीज को देखते हैं कि कम से कम एनर्जी खपत हो, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वर्क कम से कम करना पड़े, और कंपार्टमेंट में कूलिंग सबसे ज्यादा हो, मतलब QH का वैल्यू सबसे ज्यादा निकले कम वर्क पे भी। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बाहर ये हीट कितना इजेक्ट कर रहा है, बताओ मेरे को। ऐसा तो कभी नहीं पूछते हैं, पूछते बस यही दो चीजें, ये और ये चीज। तो अगर ऐसा चीज पूछते हैं तो फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क और QC को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको COP बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो COP इज इक्वल्स टू, बताओ COP इज इक्वल्स टू क्या होगा, सोचो जरा सा, तुम ही बता दोगे खुद से। बोलो, कितना हीट उसने निकाला। हीट अपन
और मुझे उसके लिए कितना वर्क वर्क करना पड़ा, है ना। लॉजिकल लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है। तो ये हीट इजेक्टेड, क्या बोलूं मैं, हीट एक्सट्रैक्टेड बोलो, ये इजेक्टेड बोलो, जो भी बोलना है। हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण से जो वर्क हुआ है वो वाला वर्क। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला। अब इस जगह से मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ और फिर से बोल सकता हूँ डेट क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो बताओ मुझे, क्यू सी और डब्ल्यू मुझे गिवन है, तो मैं किसका वैल्यू पुट कर लूँ, डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर लूँ क्या। तो इसको देखो दो तरीके से तुम फॉर्म में चेंज कर सकते हो। एक तो ये फॉर्म है क्यू सी बाय डब्ल्यू, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इस फॉर्मूले को मैं ईटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ईटा क्या निकाला था, हमने ईटा का वैल्यू बोला हुआ है डब्ल्यू बाय क्यू एच। तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, सभी कोई कन्वर्ट करके बताओ मुझे, फाइनल आंसर निकाल के बताओ कितना हो जाएगा। इस वाले रिलेशन को यूज करना है तुम्हें। तो क्यूसी को कितना लिख सकता हूँ, चलो मैं ही करता हूँ, टाइम लगेगा नहीं तो। क्यूसी को कितना लिख सकता हूँ मैं, क्यूसी विल बी इक्वल्स टू क्यू QH एच माइनस क्यू एच माइनस ऑफ डब्ल्यू, जिसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू क्यू एच माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्यू एच बाय डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस ऑफ वन हो जाएगा। और फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस वन। अब डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एच को क्या बोल सकता हूँ, ईटा, है ना। सर। तो ये हो गया ईटा माइनस वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन माइनस ईटा डिवाइड बाय ईटा। दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ईटा को हमने इस तरीके से डिफाइन करके रखा है डब्ल्यू बाई क्यू एच, या फिर वन माइनस क्यू सी डिवाइड बाई क्यू एच। और अगर तुम्हारा कार्नोट साइकिल पे ही इंजन पे रन कर रहा है तो फिर वो फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वन माइनस टी सी एंड माइनस डिवाइड बाई क्यू एच, बाय एच। है ना। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग फिर लगा सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको याद रख सकते हो, चाहे तो ये याद रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मेंस का है, एडवांस में नहीं आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हीट पंप। हीट पंप क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि जो हीट को डंप कर रहा है ये सिस्टम था ना, ये इस तरीके से सिस्टम था। और इस सिस्टम पे मैंने कुछ वर्क कराया, तो एनर्जी को उसने एक्सट्रैक्ट किया था। और क्या था ये, कोल्ड रिजर्वर, क्यूसी अमाउंट ऑफ क्यू एनर्जी। सी। और फिर इसने क्या करा, डंप कर दिया। कहाँ पे डंप कर दिया, हॉट रिजर्वर में। हॉट रिजर्वर। हॉट रिजर्वर में डंप कर दिया, और ये क्यू एच हो गया। सोचो क्यू एच को किसी तरीके से काम में लाया जा सकता है क्या, चलो मैं बताता हूँ। अगर हम लोग एक काफी ज्यादा ठंड जगह पे रह रहे हैं, मान लो कि नॉर्थ पोल पे रह रहे हैं, है ना, पूरे बर्फीले जगह पे रह रहे हैं, तो उस जगह पे अगर मुझे रूम को गर्म करना है, हमारे रूम को गर्म रखना है, तो दो ही तरीका है गर्म रखने का। पहला तरीका है कि एक हीटर ले लो, और हीटर लेकर के तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर लो, मतलब पावर डाल दो इसमें, तो करंट इसमें जाएगा
और हीटर का सिंपल काम होता है, ये कॉइल लगा होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस लगा होता है, और इस तरीके से वो काम करता है। तो तुमने क्या करा, सिंपल सा हीटर लेकर के उसमें पावर सप्लाई कर दिया और वो रूम को हीट करने लग गया। तो अगर 100 जूल ऑफ तुमने वर्क किया, तो इधर से जो तुमको हीटर से हीट मिला, सराउंडिंग में हीट करेगा ना मॉलिक्यूल्स को, तो वो हीट मिला, तो वो हीट जो है वो कितना मिलेगा, 100 जूल ऑफ हीट मिलेगा। हाँ या ना? हाँ सर। है ना, ये तो सिंपल है ना। तुम अगर खाना को हाँ भी सर। गर्म करोगे, तो 100 जूल का तुमने अगर पावर कंज्यूम करा है, वो सप्लाई से मिला है तुम्हें, तो 100 जूल का तुमने हीट कन्वर्ट कर लिया। लेकिन मजा इसमें नहीं है। अगर तुमने 100 जूल एनर्जी दिया और सोचो तुमको 300 जूल ऑफ हीट मिल जाए, तो मजे की बात तो वो है। हाँ अरे सर। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो हाँ देखो, हाँ सर। सर। ये जो हीट पंप है, ये हीट पंप वही काम कर रहा है। यहाँ पे तुमने 100 जूल ऑफ वर्क कराया, तो वो सराउंडिंग से क्या करा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ तो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये है हमारा डंप वाला करने वाला सिस्टम, तो जिसमें कि हमें ऑलवेज 100 जूल से तो ज्यादा ही एनर्जी मिलने वाला है। अब दोनों सिस्टम को कंपेयर करो, ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम, कौन से फायदे वाला चीज है, किससे मुझे फायदा होगा? सेकेंड। सेकंड वाले से। तो इसी को हम लोग हीट पंप बोलते हैं। अब हीट पंप का मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, तो होता क्या है, मान लो कि ये हमारा घर है, रूम, और यहाँ पे मैंने एसी का रिवर्स प्रोसेस लगा दिया, और यहाँ पे कॉइल दे दिया इस तरीके से, या फिर रेफ्रिजरेटर का कॉइल मान लो तुम, ठीक है। और इस जगह पे ये कॉइल गया है दूसरा सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग काफी ज्यादा ठंडा होगा, एकदम -20 डिग्री सेल्सियस, खतरनाक तरीके से, और इसका टेम्परेचर तुम्हें एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस तो रखना है, बराबर। तो इसके लिए तुमने लगाया इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसमें जाएगा करंट या फिर पावर, जो भी बोलो। तो ये क्या करेगा, पहले सराउंडिंग से एनर्जी को लेगा, और ये सराउंडिंग क्या बनेगा हमारा, कोल्ड रिजर्वर। इसने क्यूसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और तुमने इधर से करंट पास कराया, बेसिकली पंप था यहाँ पे, तो इसने करा कुछ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क। उसके बाद फिर ये दोनों एनर्जी मिला, और इसको फिर इस जगह पे जाकर के डंप कर दिया। तो ये हमारा क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट रिसीव हो गया। तो हमारे लिए देखो कितना फायदेमंद चीज हो गया। पहले हम लोग 100 जूल ऑफ एनर्जी ले रहे थे, तो मुझे 100 जूल ऑफ हीट मिल रहा था, लेकिन तुमने जैसे ही 100 जूल ऑफ एनर्जी खर्च किया, तो तुम्हें मोर देन 100 जूल ऑफ एनर्जी रिसीव हुआ। और इफिशियंसी हम लोग इसका ज्यादा ही रखते हैं, तो समझ लो कि तुम्हें तो 200 डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गया, है ना। तो तुम्हारे लिए कितना काम का चीज है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होगा। तो ये सब चीज का फायदा हम लोग दूसरी जगह पे उठाते हैं। अब इसका हम लोग इफिशियंसी डिफाइन करते हैं, तो इसको भी हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसमें भी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मुझे क्या चीज पे करना पड़ा, और उसको पे करके मैं क्या चीज रिसीव कर रहा हूं, तो उसी का रेशियो हो जाएगा हमारा। हमें पावर के लिए रुपए देना पड़ रहा है, और मैं इसको क्यू। मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। क्यों? हमें क्यूसी से कोई मतलब नहीं है, क्यूसी हमारे किसी काम का नहीं, क्यू। क्यूएच हमारे काम का है, एंड ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है डब्ल्यू। ये हमारे काम का है। तो इन दोनों का ही रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा QH डिवाइडेड बाय W, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जिसको मैं फिर से ईटा में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ईटा में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वाटर। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारा हीट पंप किस तरीके से काम करता है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है तुम्हें। हीट इंजन सबसे पहला वाला था, दूसरा क्या था, रेफ्रिजरेटर था, तीसरा क्या था, हीट पंप था। तो हीट पंप एंड हीट इंजन दोनों अलग अलग चीज है। तो ध्यान से पढ़ना, हीट इंजन मतलब कार्नोट साइकिल वाला, और हीट पंप मतलब जो भी है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ, यस तो सर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट, हाँ, ये चीज हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा पढ़ लिया था जब हम लोग वो सारे प्रोसेसेस वगैरह देख रहे थे, तो उस समय तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा ही था। लेकिन अब थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कुछ भी लिक्विड या सॉलिड या फिर गैस रखा रह सकता है, और मैं इसको हीट करना चाह रहा हूँ। तो इसका टेम्परेचर था, मान लो कि कुछ भी था, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस था, और इसके टेम्परेचर को तुमने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इसका मास तुम्हारा 1 ग्राम दे रखा था। तो उसके लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, डेट विल बी कॉल्ड एज द एस। तो बेसिकली क्या होता है, डेल्टा क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए, वो डेल्टा क्यू इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा मास कितना है, और डेल्टा क्यू इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि तुमको कितना टेम्परेचर से बढ़वाना है। ठीक है। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी, और क्योंकि एक कांस्टेंट लाना है मुझे, तो डेल्टा क्यू आ जाएगा एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो इस जगह पे एस को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट, और नेक्स्ट इसमें एम को क्या बोलेंगे, मास, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली कैलोरीमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये सारे चीज उसी में कवर अप कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन या फिर एग्जांपल्स जो है, वो सारे के सारे हम लोग कैलोरीमेट्री में देखेंगे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं देखने वाले, बस फॉर्मूला देखने वाले हैं। एक बात चीज को ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, एम इंटू एस को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में हमेशा पढ़ लेना कि वो हीट कैपेसिटी दिया है या फिर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों नाम मिलता जुलता है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और बेस्ट तरीका रहेगा कि इसका यूनिट चेक कर लिया करो, और इसका यूनिट दोनों का अलग अलग होगा। तो यूनिट से तुम आराम से बता सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है या फिर हीट कैपेसिटी दिया हुआ सर यूनिट में मतलब ग्राम एक्स्ट्रा होगा तो है। अब हीट। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो एस का हम लोग यूनिट क्या बोलेंगे, अगर यूनिट मुझे एस का देखना है तो क्या यूनिट हो जाएगा, बोलो। जूल ग्राम एंड टेम्परेचर। जूल, एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम एम डेल्टा इंटू टी। डेल्टा टी। तो हाँ, जूल पर पर ग्राम। ग्राम। ग्राम केल्विन या डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी है तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम केल्विन ले रहे हो या फिर डिग्री सेल्सियस ले रहे हो। हाँ सर। ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक है। अब अगर मैं इसका एम इंटू एस का यूनिट देखूंगा, तो एम से मल्टीप्लाई कर दिया है तुमने मास को, तो ये हम्म, जूल पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर कैलोरी पर केल्विन हो जाएगा, डिग्री से कुछ भी है। अलग भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, यहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन जूल पर केल्विन भी मिल सकता है, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें यूनिट किस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है केल्विन हो या फिर डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि डिफरेंस लेना। तो ये पार्ट हम लोग वापस से कैलोरीमेट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो हम लोग वापस से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी।
मोलर हीट कैपेसिटी। ये भी मैंने तुमको बताया ही था जब हम लोग सारे प्रोसेस वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया ही था डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब क्योंकि सारे काम गैस के लिए कर रहे हैं, तो मैं सारे के सारे डीलिंग जो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स में करता हूँ, जिसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉल एम डिवाइड बाय मोलर मास विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन एक एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन ऊपर जैसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा एन और एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो इधर से फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो इस सी का वैल्यू क्या है, इस सी का वैल्यू है एम इंटू एस। इस पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है जेई में, और ये सी को बोलते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, एंड एम इज द मोलर मास, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर टेम्परेचर में काफी ज्यादा छोटा सा डिफरेंस हो रहा है, तो हीट जो सप्लाई करना पड़ेगा मुझे वो भी काफी छोटा सा होगा, एन सी डी टी। तो ये फॉर्मूला हम लोग थोड़ी देर में यूज करेंगे, अभी के लिए तो बस इतना सा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। और अगर तुम्हें मैं बताऊं कि डेल्टा क्यू का वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो उस पर अब हम लोग आते हैं। तो ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी मैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। तो कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे हम लोगों ने, बताओ जल्दी से। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, हाँ एक एक आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एडियाबैटिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर मुझे सी निकालना होगा, तो सी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। अरे हाँ या ना, हाँ, तो बताओ डेल्टा क्यू कितना निकाला था, F/2 एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। वापस से रिवीजन हो रहा है, ये चीज मैं करा चुका हूँ। तो सी कितना आ जाएगा, F/2 इंटू आर, सो दिस इज सी वी, इसी को हम लोग सी वी बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं डेल्टा क्यू को अब नया तरीके से लिख सकता हूँ, एन सी वी डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। एंड डेल्टा टी। हाँ सर। तो C कितना था डेल्टा क्यू का, F/2 प्लस 1 इंटू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, कैंसिल आउट। तो C का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे निकल रहा है, तो इसको सी पी लिख दूंगा, डेट विल बी F/2 प्लस 1 इंटू आर, ठीक है। हाँ सर। ये हो जाएगा सीपी। तो सर एक मिनट ऊपर का पार्ट दिखा दीजिए ना। हाँ देखो, और ऊपर करूँ क्या, नहीं सर, बस वो आइसोकोरिक देखना था। तो अब मैं इस जगह पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाऊंगा, आइसोबैरिक के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस नोट कर लिया क्या, यस सर।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इसमें आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। बताओ आइसोथर्मल में क्या था? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। इन्फिनिटी या जीरो? इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड, तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में बोलो क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो होगा, जीरो। जीरो होगा। ठीक है, अब लास्ट है हम लोग का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पहले पढ़ लेते हैं, या फिर किसी भी प्रोसेस के लिए हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे सी। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं, फॉर एनी प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए हम लोग किस तरीके से सी लिख बनाएंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, और डेल्टा क्यू कितना होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। मैं बहुत ही ज्यादा छोटा सा चेंज के लिए देख रहा हूँ, तो अगर बहुत ही छोटा सा चेंज होगा तो डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना? तो डी क्यू को कितना लिख सकता हूँ? डी क्यू हमारा आएगा एन सी डी टी, और डी यू कितना होता है? फॉर्मूला पता ही, एफ बाई टू एन आर डी टी, और डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? पी डी वी। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब मैं इसको सी निकालना चाहता हूँ, तो डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एफ बाई टू एन आर डी टी डिवाइडेड बाय एन डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय एन डी टी। तो इधर तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया, ये एन से एन कैंसिल आउट, डी टी से डी टी कैंसिल आउट। तो क्या बना? सी इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर, ठीक है क्या, प्लस पी बाय एन और डीवी बाय डी टी। मुझे डीवी बाई डी टी का फॉर्मूला चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो कभी कभी ये भी यूज किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट डीवी बाई डी टी निकाल के दे दिया जाता है। तो तुम उसके वैल्यूज को अगर यहीं पे पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे। हमें पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। बहुत जगह पे डेरिवेशन कराया नहीं जाता है, सिंपल फॉर्मूले लिख देते हैं, क्योंकि ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए मैं वापस से डेरिवेशन अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा? पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। मुझे क्या चाहिए? डीवी बाई डी टी, है कि नहीं? हाँ सर। तो डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा? बोलो। कैसे निकलेगा? एन आर माइनस वी डी पी भाई बाय पी। dt को, हाँ हाँ dt को पूरा का पूरा डिवाइड कर लो ना, तो ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा v dp बाय dt इज इक्वल्स टू n इंटू r। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू r। तो मुझे अगर dv बाई dt का वैल्यू पुट करना हो तो मैं इस जगह से
निकाल करके पुट कर सकता हूँ। लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोसेस गिवन होगा मुझे, है ना, तो उसके लिए ये चीज तो काम में उतना नहीं आने वाला। लेकिन कोई प्रोसेस चूज कर लेते हैं, जैसे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें कि एन जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसको हम लोग अभी और डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सिर्फ मैं डीवी बाई डी टी निकालना चाहता हूँ। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए डीवी बाई डी टी कितना होगा, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएट करने पे हो जाएगा वी रेज टू पावर एन डी पी प्लस एन वी रेज टू पावर एन माइनस वन डी वी इंटू पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस टर्म को मैं उस तरफ कर लेता हूँ, वी रेज टू पावर एन डी पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन वी रेज टू पावर एन माइनस वन डी वी इंटू पी। तो इस टाइप का काम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था, है ना, हम लोगों ने पहले ये काम तो किया हुआ था। तो इससे मुझे डीवी बाई डी टी निकलेगा क्या? इससे मुझे क्या निकलेगा? डीपी बाई डीवी निकलेगा, डीवी बाई डीपी, हाँ सर से। है ना, डीपी बाई डीवी निकलेगा। और डीपी बाई डीवी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एन टाइम्स ऑफ पी बाई वी। हाँ सर। और मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज द स्लोप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, पीवी कर्व का। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे बल्क मॉडुलस निकालना है तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, तो पुट करने के बाद कितना आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ p। तो b हाँ सर। इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ p इज द बल्क मॉडुलस फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये चीज हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए निकल गया। वर्क वगैरह हम लोग बाद में निकालेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे dv बाई dt निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर मुझे dv बाई dt निकालना है तो क्या मुझे पहले v और t में रिलेशन चाहिए? रिलेशन बिटवीन v एंड t। अगर ये v और t के बीच में रिलेशन आएगा तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो p v रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो p को रिप्लेस कर लेते हैं। p कितना लिखूंगा मैं? n r t divided by v raised to power n is equals to constant. So t into v raised to power n minus 1 is equals to constant. और मुझे क्या चाहिए? dv by dt। तो v रेज टू पावर में मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, और t रेज टू पावर में कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय n माइनस वन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब क्या करें इसको? डिफरेंशिएट। तो मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन माइनस वन इंटू वी बाय टी। ठीक है, हाँ सर। शॉर्ट ट्रिक बताया था क्या मैंने? शॉर्ट ट्रिक बताया था क्या, किस तरीके से करना होता है? देखो, एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना हो, जैसे कि x y रेज टू पावर
सॉरी, मैं थोड़ा उल्ट वे में लिखते हैं। y इंटू एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लोग कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो y रेज टू पावर ऑलवेज 1 होना चाहिए, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो भी पावर होगा वो x रेज टू पावर में होना चाहिए, x रेज टू पावर n है। तो सबसे पहले एक माइनस साइन लगाओ और x के पावर में जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे लिख दो, और फिर तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है तो y बाय x लिख दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बराबर है क्या? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। और तुम इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे पी वी रेज टू पावर गामा है, ठीक है, एक मिनट, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो मुझे क्या चाहिए, डीपी बाई डीवी। तो पी रेज टू पावर 1 है, मेक श्योर कि पी रेज टू पावर 1 हो, हाँ बिल्कुल है। अब माइनस साइन डालो, वी रेज टू पावर जो भी लिखा है सामने लिख दो, और फिर पी डिवाइडेड बाय वी लिख दो यहाँ पे, आ गया आंसर। बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। है ना? तो वही शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मुझे डीवी बाई डी टी निकालना था, डी वी बाई डी टी निकालना था। तो वी रेज टू पावर हमेशा 1 होना चाहिए, तो वी रेज टू पावर 1 कर दिया मैंने, और सारा पावर टी पे डाल दिया, माइनस साइन डाल के, और जो भी चीज लिखा है सामने लिख दिया मैंने, और वी एंड टी लिख दिया यहाँ पे। समझ में आया क्या? तो ये हाँ काफी सर। अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जगह पे काम आता है हम लोग को। हाँ, अब हम लोग वापस से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डीवी बाई डी टी हम लोगों ने लिख लिया है, अब ऊपर हम लोग देखते हैं कि क्या फॉर्मूला था। बहुत चीज कवर कर लिया इसमें। सी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर प्लस पी डिवाइडेड बाई एन डीवी बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास है, सी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर प्लस पी डिवाइडेड बाई एन डीवी बाई डी टी। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, पी डिवाइड बाई एन, और डीवी बाई डी टी कितना आया, कितना आया, -1/n, और v V बाई by टी। तो माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, या फिर इसी के अंदर कर लेता हूँ माइनस, तो हो जाएगा एफ बाई टू आर प्लस पी वी डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। थोड़ा सा ध्यान देना इस जगह पे, ये वाला एन और ये वाला एन अलग है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसके अंदर जो एन है वो एन कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का पावर वाला एन, ये एन है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ तो मैं अब सी का फाइनल फॉर्मूला लिखूंगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। तो उसमें तुम पीवी का वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है, तो इसमें कितना आ रहा है बताओ, एफ बाई टू आर एनआरटी। एनआरटी, पी पी एनआरटी कैंसिल आउट, बाय। एन कैंसिल आउट, टी कैंसिल आउट, तो सिर्फ आर बचेगा, तो 1, या फिर आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एन, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
F/2R को क्या लिख सकता हूं मैं? Cp, सीवी सॉरी Cv, सीवी Cv प्लस ऑफ R डिवाइडेड बाय 1 - 1। ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। अब तुम मुझे बताओ F और गामा में रिलेशन क्या होता है? F और गामा में क्या रिलेशन होता है? याद है किसी को या निकालूं मैं? चलो निकालता हूँ। Cp/Cv होता है गामा, तो ये हो जाएगा F/2 प्लस 1 × R डिवाइडेड बाय F/2 × R। आर आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा F+2 डिवाइडेड बाय F गामा। तो ये हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ F इज इक्वल्स टू F+2। तो इसको इधर कन्वर्ट करके लेके आ गया, इज इक्वल्स टू 2। सो F इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय गामा -1, है ना? तो इसको तुम याद रख सकते हो या फिर इसको याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला भी काम का चीज है। अब इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए? Cv, है ना, गामा के टर्म्स में। Cv इज इक्वल्स टू F/2 × R। F का वैल्यू 2 F का वैल्यू 2 गामा -1। और ये इसका सिर्फ F का वैल्यू लिखा है मैंने, और R/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Cv आ जाएगा हमारा R डिवाइडेड बाय गामा -1। तो तुम चाहो तो इसका भी वैल्यू याद रख सकते हो, जरूरत नहीं है याद रखने का। लेकिन अगर मैं इसका वैल्यू इसमें पुट करूं यहाँ पे, तो मेरा एक फॉर्मूला चेंज होकर के इसमें आ जाएगा, विच इज R डिवाइडेड बाय गामा -1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ n। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है क्या? मेंस में क्वेश्चन, यस सर। जेई में वापस से इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने बताया तुम लोग को कि ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। कोई सा भी प्रोसेस हो उसके लिए ये वैलिड है। चाहे तुम आइसोथर्मल ले लो, चाहे तुम आइसोबेरिक ले लो, चाहे आइसोकोरिक ले लो, कोई सा भी प्रोसेस ले लो। तो तुम बोलोगे सर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए निकाला, अब वो वापस से कैसे बोल रहे हो कि उन सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है? तो नेक्स्ट अभी हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो वो जैसे ही पढ़ेंगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे हर एक के लिए वैलिड है। नो प्रोसेस। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक पीट्स एंड डिलंग्स लॉ भी होता है, उसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जा करके। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, कंपैरिजन वगैरह भी करते हैं हम लोग आइसोथर्मल और आइसोबेरिक में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, इसमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग वहां पे बोलते थे ना, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक है तो ΔQ 0। तो इस प्रोसेस का कोई डेफिनेशन नहीं है। इस प्रोसेस का डेफिनेशन ये है कि कोई भी प्रोसेस जो इस फॉर्म में हो रहा है उसे हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलेंगे। वेयर एन कैन बी एनीथिंग, वेयर एन कैन बी एनीथिंग अदर देन। अब देखना, मैं हर एक वैल्यू पुट करते जाऊंगा, तुम खुद ही मुझे बताते जाना कि ये कौन सा प्रोसेस बन गया। अगर मैं n = 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? P(v⁻0) आइसोबैरिक। इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इम्प्लाइज आइसोबैरिक। हाँ P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये बन गया आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसमें n = करता हूं तो क्या बन जाएगा? हालांकि n = डालते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि क्या ये P⁻⁴
1/n इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स आइसोकोरिक। समझ में आया क्या? थर्ड, अगर मैं इसमें n इज इक्वल टू कर दूं 1, तो n इज इक्वल टू 1 करने पे क्या हो जाएगा, p v रेज टू पावर 1। और अगर पावर 1 हुआ तो क्या हो जाएगा बोलो? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल। नेक्स्ट है, अगर मैं n इज इक्वल टू गामा बोल लूं तो क्या हो जाएगा, p v रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा क्यू जीरो। और सिर्फ गामा होगा तभी डेल्टा क्यू जीरो होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। और मैं अगर पुट करूं n इज इक्वल टू n, जो कि यही प्रोसेस है, पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा p v रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखना, तुम्हारे में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। लास्ट 2 साल पहले देखा था तो शीट में तो नहीं दे रखा था, तो हो सकता है ऐड कर दिया हो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग को समझ में आ गया कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक प्रोसेसेस इंक्लूडेड है। सारे प्रोसेस वगैरह हम लोग इसमें डाल सकते हैं, बस n का वैल्यूज डालते जाओ और सारे प्रोसेसेस तुम्हें मिलते जाएंगे। लेकिन जनरली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो p v रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को फॉलो करे और n का वैल्यू होगा अदर देन दीज वैल्यूज। क्योंकि एक नया प्रोसेस बताना है ना तुम्हें, तभी तो तुम एक नया प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोला है, ये चीज। लेकिन हमें पता है कि n के वैल्यूज अगर ये रहेंगे तो हमें कुछ और प्रोसेस मिल जाएंगे। अब मैं इसमें दूसरा चीज निकालता हूँ, ग्राफ। हम लोग सेकंड ग्राफ ही करते थे ना, आई थिंक। सेकंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं हम लोग, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये अप्लीकेबल है। दूसरा चीज P1 V1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर n लगा सकते हैं। तीसरा ग्राफ करते थे, तो जो भी ग्राफ हम लोगों ने इसके लिए बनाया, किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, तो एडियाबैटिक के लिए P वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बोले थे। तो क्या एग्जैक्टली उसी के जैसा ग्राफ बनेगा क्या, बोलो? अरे बोलो, उसी के जैसा होगा या नहीं होगा? हो सकता है म्यूट कर लो सभी, कोई आवाज म्यूट करो। तो गामा का जो वैल्यू है हमेशा वो ग्रेटर देन 1 होता था, लेकिन यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता हूँ कि पीवी का कर्व ऐसा ही हो, डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है हमें इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा भी बन सकता है। हमारा यहाँ पे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर भी हो सकता है एंड p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर भी हो सकता है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो ग्राफ होगा अलग अलग आ जाएगा। अगर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड, बराबर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ये ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। और अगर इनवर्सली है तो ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली जब तक हमें n का वैल्यू दिया नहीं जाएगा तब तक मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि ग्राफ कैसा होगा, लेकिन समहाउ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है क्या?
सेकेंड थर्ड देख लिया हम लोगों ने। अब फोर्थ हमें क्या देखना है? फोर्थ देखना है हमें वर्क। तो वर्क क्या होता है बताओ? वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन, पीडी। इसको मैं इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 - ऑफ n। तुम मुझे बताओ मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, बोलो। कोई आंसर? अरे हमने पी वी रेस्ट पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन डेरिवेशन करा हुआ था ना। तो वर्क हम लोगों ने निकाला हुआ है बेसिकली एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 - ऑफ गामा। अब गामा के जगह पे अगर तुम एन भी कर लो तो क्या फर्क पड़ना है? मैथ्स कभी चेंज थोड़ी ना होता है एन का वैल्यू चेंज करने पे। मेरी बात समझ में आई तुम लोग को या हाँ नहीं आई? सर। हाँ समझा? सर। के जगह पे मैंने एन कर लिया, डेरिवेशन तो हमारा एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे, तो वापस से उस चीज को क्यों रिपीट करना है? और इसी वर्क को हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 - ऑफ n। तो हमें वापस से वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू कितना हो जाता है? F/2 n r डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग ऑलवेज यूज किया करेंगे। फिफ्थ, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो अब सिंपल सा चीज, मुझे दोनों के वैल्यूज को लिख लेना है, F/2 n r डेल्टा टी, और वर्क का फॉर्मूला nr डेल्टा टी अपॉन 1 - ऑफ n। दोनों को लिख करके ऐड कर लेंगे, इसका ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है डेल्टा क्यू का। और नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा सी, मोलर हीट कैपेसिटी। वो कैसे निकलेगा? सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। या फिर अभी हम लोगों ने निकाला सी का वैल्यू किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, कितना था बताओ? आर डिवाइडेड बाय गामा -1 गामा -1 इन प्लस इंटू, आर प्लस हो गया इंटू ना, आर डिवाइडेड बाय 1 - ऑफ n, n। है ना? ये हम लोग का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए था। अब इसका हम लोग स्लोप देख लेते हैं जो कि हम लोग निकाल रखे हैं। तो पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट है। बताओ इसका स्लोप कैसा होगा? पहला पीवी का, क्या होगा बोलो? डीपी बाई डीवी, शॉर्ट ट्रिक से सभी कोई बोलो। -n पी माइनस एन डिवाइडेड बाय, पी बाय वी, हाँ सर। और इसका बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा? -v डीपी बाई डीवी, विच विल बी इक्वल्स टू एन पी। n टाइम्स ऑफ p। बहुत से सिंपल। सेकंड, मुझे अब दूसरे में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है उसमें चेंज कर लेता हूँ प्रेशर को। प्रेशर को चेंज करा तो कितना हो जाएगा? एन आर टी डिवाइडेड बाय वी, वी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी वी रेज टू पावर n - 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बताओ डी टी बाय डी वी कितना होगा? कितना होगा डी टी बाई डी वी? 1 - n इंटू टी बाय वी। माइनस तो पहले डाल लो और फिर n - 1 टी डिवाइडेड बाई वी। हाँ सर, वो 1 और - n टी अगर बाय। इसी में तुमसे पूछा होता है डीवी बाई डी टी बताओ, डायरेक्ट डीवी बाई डी टी बताओ, तो माइनस साइन डाला होता। ये चीज मुझे पता है कि यहाँ पे टी रेज टू पावर 1/n - 1 आता, तो मैं वहां पे पुट कर लेता हूँ n - 1, और अब v डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। क्लियर है क्या? थर्ड, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को v में, v को चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। p
रेज टू पावर 1 माइनस एन टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ डीपी बाई डी टी कितना होगा, जल्दी बताओ। डीपी बाई डी टी मतलब पी रेज टू पावर तुम्हें 1 रखना है। सर माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू पी बाई टी। पी डिवाइडेड बाई टी, बिल्कुल सही। अगर तुम्हें डी टी बाई डी पी पूछा जाए तो माइनस 1 माइनस एन इंटू टी बाई एन इंटू टी इंटू पी। माइनस ऑफ 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई एन इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। क्लियर है क्या? तो ये हो यस गया हम सर। लोग का स्लोप। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम हम लोगों ने कर लिए। अब इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है हम लोग का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे हमें। डिलॉन्ग्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बेकार सा चीज़ है, आता भी नहीं है। और दूसरा पढ़ना पड़ेगा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का कंपैरिजन। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। सर वो डीपी बाई डी का शॉर्ट ट्रिक से बताइए ना, मतलब कैसे आया कौन सा? डीपी बाई डी। डीपी बाई डी टी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था ना ऊपर तुम लोग को, हाँ सर, वो समझ में मतलब नहीं आया क्या? नहीं सर, वो समझ आया सर, लेकिन यहाँ पे देखो, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा, p रेज टू पावर 1 माइनस ऑफ n है और t रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dp बाई dt। अगर मुझे dp बाई dt चाहिए तो p रेज टू पावर मुझे 1 रखना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए। तो p रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोल तो नो दो। सर। हाँ, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब क्या शॉर्ट ट्रिक लगा लो, dp बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन डाल दो, इसके ऊपर जो भी पावर है उसे लिख दो और साथ में p एंड t। आ गया आंसर। तो सेकंड स्टेप बताइए ना। कौन सा? ये सेक स्टेप हाँ सर। तुमने अभी बोला यस। सर मैंने नहीं बोला। एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो मैं इसको रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ओ, हाँ सर, यस सर, यस, सॉरी सर। अब समझ में आ गया। हाँ सर। मैथ्स का चीज है, बेसिक चीज, वो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर तुम लोग शीट करके लेके आना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है तो यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना। और डीपीपी अगर मिला हुआ है तो कंप्लीट करना सर स्टार्ट रेजो करो। सर में है, स्टार्ट करें। हाँ तो बिल्कुल स्टार्ट करो ना, तुम मुझे बताओ। और तुम लोग को बोला ही है ना, मुझे एक बार स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन सा डीपीपी है। सर उसके नहीं, आंसर की तुम्हें देने होंगे ना। सर स्क्रीनशॉट नहीं होता है, मतलब वो हो जाएगा सर स्क्रीनशॉट। हो जाएगा ना, हो जाए तो हाँ। मुझे सेंड कर